डॉली एग्जाम में सब कुछ गलत लिख कर आती है, जिसके चलते वो फेल हो जाती है। ये लो डॉली, तुम्हारे लिए कपकेक्स। वाह भाभी, ये तो मेरी फेवरेट कपकेक है। लेकिन मैंने तो अच्छा कुछ किया भी नहीं है, उल्टा मैं तो फेल होकर आई हूँ। और आप हो कि उसके बावजूद भी मुझे ये दे रही हो। हाँ डॉली, क्योंकि तुम भले ही फेल हुई हो, लेकिन उस दिन मेरी बात मान ली और आज तुम पढ़ रही हो। पढ़ाई में आलस बिल्कुल भी नहीं कर रही और तुम्हें अपनी गलती की सीख मिल चुकी है और उसके चलते तुम अपने आप में सुधार भी ला रही हो। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है और इसीलिए ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू सो मच भाभी। आई नो कि मैंने गलती की थी, लेकिन मुझे उस सब से वाकई में अच्छा लेसन सीखने मिला है कि अगर मैं बस आलस ही करती रही तो एंड में जाकर हार ही जाऊंगी। समय किसी का नहीं होता, वो आता है और चला जाता है, लेकिन उसका सही उपयोग करके आगे बढ़ने वाला ही लाइफ में कुछ हासिल कर पाता है। हाँ डॉली, बिल्कुल सही कहा तुमने। और भाभी, अब से मैं भी वैसे ही जीऊंगी, इसलिए आप आगे से मेरी टेंशन मत लेना। भगवान करे कि इसमें जो सुधार आया है ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहे, ना कि बस कुछ ही दिनों के लिए हो और बाद में जाकर ये फिर से बिगड़ जाए। फिर एक रोज अमृता देखती है कि इंद्रेश चुपके से क्रीम रोल्स खा रहे हैं। ये क्या है पापा जी, आप चुपके से क्रीम रोल्स खाते हो और इसीलिए आप कभी भी मुझे इस जगह की सफाई करने नहीं देते, क्योंकि अगर मैंने यहाँ की सफाई कर दी तो मैं आपके सारे छुपाए हुए क्रीम रोल्स देख लूंगी। लेकिन अब मैंने फोटो ले ली है और अब देखना आप कि ये जाकर मैं माँ जी को दिखाऊंगी और आपका पर्दाफाश करूंगी। अरे नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल मत करना। प्लीज बेटा, चैताली को कुछ भी मत बताना, वरना वो मेरी जान खा जाएगी। तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो पापा जी? ये सब खाने के लिए डॉक्टर ने आपको सख्त मना किया है। आप दिन रात बस घर पर ही रहते हो, आलस करते हो। डॉक्टर ने कहा है कि अपने पैरों को हल्का किया करो, चला फिरा करो, लेकिन नहीं, आप तो बस एक जगह पर बैठकर खाते पीते रहते हो और इस चक्कर में आपका मोटापा भी कितना बढ़ रहा है और आपकी सेहत अच्छी होने की जगह पर और बिगड़ती जा रही है। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है पापा जी। एटलीस्ट मुझसे तो कुछ भी मत छुपाइए आप। मैं सब जानती हूँ। हम सब आपके आसपास हैं, आपकी देखरेख के लिए। लेकिन खुद का ध्यान खुद को भी रखना ही चाहिए ना। अगर आप ऐसे ही बर्ताव करते रहे तो कैसे चलेगा पापा जी? पिछली बार भी आपके आलस के चलते आपने सही समय पर कुरियर नहीं पहुंचाया था, जिस कारण माची और आपकी कितनी बदनामी हुई होगी खानदान में। लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि कुरियर सही समय पर नहीं पहुंचा। वो तो यही कहेंगे कि आप दोनों ने जानबूझकर कुछ भी नहीं भेजा। हाँ बेटा, शायद तू सही कह रही है। और पापा जी, अब से मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब से आपको बाहर जाना ही होगा। रोज सुबह आप जल्दी उठोगे और वॉक करने जाओगे और शाम में भी मेरे साथ मार्केट चलोगे। घर के छोटे मोटे काम भी करोगे। इससे आपके शरीर में मूवमेंट भी रहेगी और आपका ये आलस भी चला जाएगा। लेकिन बेटा, ये लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनना पापा जी। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपका ये फोटो माँ जी को जाकर दिखाऊंगी, फिर लड़ते बैठना आप उनके साथ। हे भगवान। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन उसे कुछ भी मत दिखाना। ये हुई ना बात। और आपको अगर क्रीम रोल खाना है तो खाइए, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं। और आपको अब से छुप छुप कर क्रीम रोल खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको लाकर दिया करूंगी। जब जब आप ज्यादा काम करोगे या फिर अच्छा वॉक करके आओगे, तब तब मैं आपको क्रीम रोल पक्का दूंगी। ठीक है बहू। इस तरह अब अमृता इंद्रेश को भी लाइन पर लाने में थोड़ी सी ही सही, मगर कामयाब तो वो हो ही जाती है। लेकिन अब बारी आती है चैताली की, जो कि अपनी आदत से बुरी तरह मजबूर होती है। हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो दुखी करके रखा ही मुझे। जहां भी बैठती है सारा सामान बिखेर कर जाती है।
ये तो इतने बुढ़ापे में भी मेरा कितना काम पड़ा रही है। पता नहीं इसने अपनी घर गृहस्थी कैसे संभाली होगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता इसका। अरे ओ महारानी, अकेले अकेले में ही क्या बड़बड़ा रही है? दौरा वोरा पड़ गया है क्या तुझे? अभी तक तो पड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपकी हरकतें ऐसी ही रही तो जल्द ही पड़ जाएंगे मुझे दौरे। क्या? ये तो क्या बकवास कर रही है? देखिए माँ जी, अब तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। अरे जब देखो तब आप गंदगी फैलाती रहती हो। सुबह सुबह जब आप यहाँ पर टीवी देखने बैठ जाती हो, तब रिमोट कहीं घुमा देती हूँ। सोफे के सारे तकिए भी इधर उधर पड़े होते हैं और जाते वक्त टीवी का बटन ऑन रखकर चली जाती हूँ। ये वेफर्स के पैकेट्स, ये भी खाली करके छोड़ दिए थे आपने। और तो और आपने सोफे पर थोड़ी सी चाय भी गिराती थी। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी मेहनत करके खुद का ही फैलाया हुआ रायता समेट लो। लेकिन क्यों करोगे आप? बहू बेटी है ना सब कुछ करने के लिए। अरे बहू नहीं, नौकरानी बनाकर रखा है आपने मुझे, सुबह से लेकर रात तक। बस आप सबके फैलाए हुए रायते ही समेटती रहती हूँ मैं। ए लड़की, आज कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू। एक बहू होने के नाते तेरी ये जिम्मेदारी है, इसलिए तुझे ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। बहू हूँ माँ जी, कोई काम वाली बाई नहीं जो बस हर वक्त काम पे काम ही करती रहूं। अरे मैं आप सबका मान रखती हूँ, इसलिए अब तक चुप रही। लेकिन आप लोग तो मेरे चुप रहकर सारा काम करने का फायदा उठा रहे हो। लेकिन अब से ये नहीं चलेगा माँ जी। आज तो मैं आपका सारा रहता समेट रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर मैंने ऐसा कुछ भी देखा तो मैं जरा सा भी साफ नहीं करने वाली। और उस टाइम पर मैं आपको बुलाऊंगी और आपको खुद को ही अपना काम करना होगा। ये तो क्या बकवास कर रही है? तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? आखिर खुद को तूने क्या समझ के रखा है? मैं खुद को इस घर की बहू ही समझती हूँ और उसी के दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारियां भी निभाऊंगी मैं। और इसीलिए कह रही हूँ कि अब बस हो गया माँ जी, सुधर जाइए। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है और चैताली उसे बस देखती ही रह जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी चैताली अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो गंदगी फैलाती ही रहती है, जिस कारण अमृता को बहुत गुस्सा आता है। ये बुढ़िया फालतू में ही मेरे साथ पंगे ले रही है। लगता है ये मुझे हल्के में ले रही है। लेकिन अब इसे बताना होगा कि जब बात सही और गलत की हो तो मैं भी एकदम टेढ़ी दिमाग की हूँ। फिर रात के समय अमृता सबके हिस्से का खाना बनाती है, लेकिन वो चैताली के लिए खाना बनाती ही नहीं। अब ये भला क्या बात हुई? अरे ओ पागल लड़की, तूने मेरे हिस्से की रोटियां क्यों नहीं बनाई? और बनाऊं भी क्यों मैं? आपने अपने हिस्से का काम किया ही क्या? दिन भर तो आप सोती रही, गंदगी फैलाती रही और उसके बाद आराम करती रही। और आप मुझसे ये उम्मीद रखती हो कि मैं आपका सारा काम करूं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था माँ जी कि मैं आइंदा से आपकी गंद साफ नहीं करने वाली, लेकिन आपने मेरी बातों को हल्के में ले लिया। देख रहे हो इस नालायक को? अब ये कल की आई लड़की खाने पीने पर भड़ास निकाल रही है। अमृता, अब जाने भी दो ना यार। नहीं आकाश, मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। और ये बात सिर्फ माची के लिए ही नहीं लागू होती, बल्कि इस घर में रह रहे सभी लोगों को लागू होती है कि मैं आप सबकी मुफ्त में रखी हुई नौकरानी नहीं हूँ। और अब से आप सबको अपने हिस्से के काम करने ही होंगे, वो भी बिना आलस किए। और अगर आप लोगों ने वो नहीं किए तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखिएगा कि वो सारे काम मैं कर दूंगी, क्योंकि मेरी भी जिंदगी है और मैं यहाँ इस घर में 24 घंटे काम करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर एक शादीशुदा जिंदगी जीने आई हूँ। अरे पर तुम तो चुप ही रहो आकाश। अरे तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, इसीलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि माची दिन भर कितना आलस करती रहती है। अरे 100 बार तो ये उबासियां देती हैं। और जिस घर में इतने आलसी लोग रहते हो, वहां पर भला लक्ष्मी माता कैसी वास कर सकती हैं? नया साल आने वाला है, इसलिए आप भी अपने विचार में बदलाव लाइए।
पता नहीं है आलस करके आप लोगों को क्या मिलता है। जरा अपने काम खुद कीजिए, वरना उसका अंजाम क्या होगा। उसका ट्रेलर तो आपको आज दिख ही गया है। इसीलिए आइंदा से ऐसी कोई हरकत मत करना, जैसी आज माची ने की है। खुद का काम खुद ही करना। आज तक तो मैंने बहुत सह लिया, लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया। अमृता का ये रूप देखकर घर के सभी लोग डर जाते हैं और वो लोग अपना काम खुद ही करने लगते हैं। मैं जानता हूँ अमृता कि कल तुमने जो ऐलान किया था वो मेरे सिवाय सबको लागू होता है ना? अरे पागल वागल हो गए हो क्या? तुम पर तो वो 100 गुना ज्यादा लागू होता है। बाकी सबकी गलतियां तो एक वक्त पर मैं अनदेखा भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी गलतियों को अनदेखा मैं कर ही नहीं पाऊंगी। उल्टा मैं तो तुम्हारी ओर पूरी तरह से बैंड बजाऊंगी। क्या? हाँ, अब जाओ। आज से मैं तुम्हारे ऑफिस की तैयारी नहीं करने वाली। गीजर ऑन करने से लेकर अपनी टाई बांधने तक हर एक काम तुम खुद ही करोगे। और हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें एक बार ही उठाया करूंगी, 50 बार नहीं। और अब तुम्हें एक आवाज में उठकर ऑफिस जाना है या फिर आलस में पड़े रहकर रोजाना ऑफिस मिस करना है। अब ये फैसला तुम्हारा है। क्या? दत्त तेरी की, पता नहीं इसके अंदर किसकी आत्मा घुस गई है जो ये एकदम इतने भयंकर अंदाज से बदल गई है। फिर एक रोज, बाप रे, अरे चेताली, अमृता बाहर गई है, थोड़ी देर में आती ही होगी। और तुमने संतरे खाकर उसके छिलके यही छोड़ दिए हैं। जल्दी से इसे साफ करो। और हाँ, छत पे रजाइयाँ सुखानी थी, वो काम भी कहा था उसने, लेकिन अब तक तो तुमने वो भी नहीं किया है। हे भगवान, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। अरे कोई बात नहीं, फटाफट कर लो, वरना अगर वो आ गई तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी जाकर करती हूँ मैं। फिर चैताली सारा कचरा डस्टबिन में फेंक कर छत पर जाती है और वो वहां पर रजाइयाँ सुखा देती है। फिर रात में जब वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी, हे भगवान, आज का दिन तो एकदम थकान से भरा था, लेकिन अपने शरीर को हिलाकर रात में काफी अच्छी नींद आती है। पहले हम लोग तो एक ही जगह पर पड़े रहते थे, कितना आलस किया करते थे, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ चैताली, बिल्कुल सही कहा तुमने। अपना काम अगर कोई और कर दे तो हमें बहुत खुशी होती है कि चलो, कि हमारा काम किसी और ने कर दिया। हमारी मेहनत और समय दोनों बच जाते हैं। लेकिन वही अगर हमारा काम हम खुद पूरा करें और किसी को हमारे कारण कोई तकलीफ ना हो, बल्कि खुशी हो, तो उसका सुकून कुछ अलग ही मिलता है ना? हाँ इंद्रेश जी, जब हम आलस करते थे तब दिमाग में काफी नकारात्मक चीजें चलती रहती थी, लेकिन अब सारा काम अच्छे से करने के बाद मेरा दिमाग काफी शांत हो चुका है और वो तो एकदम अच्छे विचारों से भरा पड़ा है। और कल से मैं भी आपके साथ वॉक पर आया करूंगी। क्या? भला ये चमत्कार कैसे हुआ? ना बाबा ना, तुम मेरे साथ बिल्कुल मत आना। क्यों? किसी मनहूस बुड्ढी को पसंद कर लिया क्या आपने वहां पर, जो आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते? अरे पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा जब तुम मेरे साथ वॉक करने चला करोगी। सुबह सुबह ही इतना वर्कआउट करने के बाद बहुत आनंद मिलता है और पूरे दिन जरा भी आलस नहीं रहता, बल्कि मेरा दिन तो पूरा फुर्ती से भर जाता है। जब तुम कल से वॉक करोगी तब तुम्हें भी ये बात पता चलेगी, देखना तुम। क्या बात है, अब तो मुझे बड़ी ही उत्सुकता हो रही है। और इंद्रेश जी, हम दोनों इस नए साल में ये संकल्प लेते हैं कि हम आलस करना पूरी तरह से छोड़ देंगे और कोई ना कोई एक्टिविटी करके अपना समय अच्छे से बिताएंगे। आराम भी करना चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि वो आपके ऊपर गलत प्रभाव डाले। हाँ चैताली, बिल्कुल सही कहा तुमने। कमरे के बाहर खड़ी अमृता और आकाश उन दोनों की सारी बातें सुन ली होती हैं। माँ और पापा की ये सारी बातें सुनकर अब तो मुझे भी ये बात समझ आ गई है
और इसलिए अब मैं भी आलस छोड़कर फुर्ती दिखाऊंगा। एंड आई एम सॉरी अमृता, लेकिन अब से मैं भी न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाऊंगा और बिल्कुल भी आलस नहीं करूंगा। एंड थैंक यू सो मच जो तुमने हम सबको इतना सुधार दिया। इस तरह अंत में अमृता के कारण सभी घर वाले आलस करना छोड़कर लाइन पर आ जाते हैं और साथ में वो लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते हैं। झरना अपने अमीर ससुराल में पति संकल्प, सास मधुलिका और ससुर बलदेव के साथ रहती हैं। ऐसे ही एक रोज जब वो अपनी माँ सुमित्रा को वीडियो कॉल करती है, तभी अरे ये क्या, वीडियो कॉल करते समय भी तो खाते जा रही है। और ये क्या है, ये बर्गर और ये चाउमीन। अरे अपने पति के पैसे क्यों जाया कर रही है तू? ओफो माँ, आपको पता नहीं है क्या, ये सब खाना मेरे घर पर ही बनता है। मुझे कहीं से खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अरे हाँ, तेरे ससुराल में तो ढेर सारे नौकर चाकर है ना, मैं तो भूल ही गई थी। और नहीं तो क्या माँ, मुझे जो भी खाने का मन होता है मैं तुरंत अपने शेफ्स को बोल देती हूँ, तो वो लोग मुझे वह सब बना कर दे देते हैं। वैसे ये लोग तो खाना अच्छा ही बनाते हैं, लेकिन सड़क वाले चाउमीन का टेस्ट तो अलग ही होता है। वक्त कैसे बदलता है ना माँ। पहले मैं ये सब खाने के लिए आपसे हफ्ते में एक बार पैसे मांगा करती थी, लेकिन अब मैं ये सब अपने ससुराल में मुफ्त में खा रही हूँ। हाँ बेटा, वो तो है। भगवान तुझे ऐसे ही खुश रखे। शादी को तो बस 1 से 1.5 महीना ही हुआ है और तू है कि एकदम हट्टी कट्टी हो गई है। चल अच्छी बात है, नजर ना लगे तुझे किसी की भी। थैंक यू सो मच माँ। फिर ऐसे ही एक दिन जब घर पर मधुलिका की सहेली पल्लवी आती है, तभी माफ करना मधुलिका, मैं तेरे बेटे संकल्प की शादी में आ ही नहीं पाई। वो क्या है ना, मैं और मेरी फैमिली हम सब यूएस गए थे। वहां पर मेरे ससुराल वाले रहते हैं ना, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं पल्लवी, अब तो आ गई ना तू। वैसे मैंने फोटोज देखे थे शादी के, तुम लोगों ने तो शादी बहुत धूमधाम से मनाई थी। वो तो है। अरे रायचंद है हम, और रायचंद हमेशा अपने बिग फैट वेडिंग के लिए जाने जाते हैं। सो तो है। वैसे कहाँ है तुम्हारी बहुरानी? फोटोज में तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। शादी का जोड़ा भी एकदम सुंदर था। लेकिन जरा असल में तो देखो कि तुम्हारी बहुरानी कैसी दिखती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ मैं। अरे झरना बेटा, वो सब छोड़, सर्वेंट लोग नाश्ता परोस देंगे, लेकिन तुम पहले यहाँ पर आओ। मेरी सहेली पल्लवी तुमसे मिलना चाहती है। नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये क्या मधुलिका, शादी के फोटो में सच में यही थी ना? हाँ पल्लवी, लेकिन ऐसे क्यों पूछ रही है तू? आई मीन, इसने तो 1 से 1.5 महीने में ही कुछ ज्यादा ही वेट गेन कर लिया है। अरे हाँ, सो तो है, लेकिन उसमें क्या होता है, अब ये खाते पीते घराने की बहू है, तो वेट गेन तो करेगी ही ना। अरे हमारे यहाँ पर हर रोज 5 स्टार मेनू बनता है। अब तुम्हें तो पता ही है, कितनी पार्टीज में तो मैं वही सब खिलाती हूँ ना। हाँ मधुलिका, लेकिन 1 महीने में इतना सारा वेट गेन करना इज टू मच। हाँ, बस सुझाव दे रही हूँ, थोड़ा कम खाया करो। लेकिन आंटी। अरे झरना बेटा, तू इसकी बातों में मत आ। तुम्हें जितना खाना है खाया करो, खा पी कर खुश रहो। और ये वेट शेट का टेंशन नहीं लेना चाहिए, वरना खाना बदन को ही नहीं लगता और पूरा बदन सूख जाता है। और पल्लवी, ये सारे सुझाव तू अपनी बहू को जाकर दे दे, मेरी बहू को नहीं। फिर एक दिन जब संकल्प और झरना दोनों 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तभी अरे झरना, ये तुमने एक्स्ट्रा का क्यों मंगवा लिया? मैं ये सब नहीं खाने वाला। अरे नहीं संकल्प, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए मंगवाया है। ये मुझे बहुत पसंद है, और इसे खाना वो भी एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में, ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। और अब जब मैं इसे खा रही हूँ तो मुझे एक और बार खाने का मन कर रहा है। कोई बात नहीं झरना, तुम्हें जो जितना खाना है खा लो, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच संकल्प।
वैसे तुम भी मंगवा लो ना अपने लिए, ये बहुत टेस्टी है। और ये डिश खासकर इस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी मिलती है। मैंने बाकी रेस्टोरेंट में भी ट्राई किया है, लेकिन वहां पर ये डिश इतनी खास नहीं मिलती। नहीं झरना, मेरा पेट भर चुका है, इसीलिए मैं और ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। अगर खाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी। अरे ऐसे कैसे तकलीफ होगी तुम्हें? मेरे होते हुए मैं तुम्हें किसी तरह की तकलीफ होने ही नहीं दूंगी। बेफिक्र रहो और खाओ इसे। सच में झरना, मुझसे नहीं जाएगा ये, बहुत हो जाएगा। और मैं ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करता। पहले जब मैं ओवर ईटिंग करता था तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, इसीलिए मैंने अब ये सब कम कर दिया है। और समय के साथ मेरा डाइजेशन भी अच्छा हो गया है। और हद से ज्यादा खाना भी सही नहीं होता ना। कभी कभार इज ओके, लेकिन हर रोज इट्स नॉट ओके। हाँ, तो मैं थोड़ी ना तुम्हें रोज रोज ज्यादा खाने के लिए कह रही हूँ। अब हम इस रेस्टोरेंट में बार बार थोड़ी ना आने वाले हैं, इसीलिए अभी मौका मिला है तो खा लो इसे। नहीं झरना, बस हो गया। एक काम करो, तुम मेरे हिस्से का भी खा लो। अच्छा बाबा, ठीक है। अगर वाकई में तुम्हारा पेट भर चुका है तो मैं तुम्हें और फोर्स नहीं करूंगी। दिन गुजरते जाते हैं और झरना का मोटापा घटने की जगह बढ़ता ही जाता है। फिर एक रोज जब वो शॉपिंग करते करते अपने मायके में जाती हैं, तभी उसे और मोटी हुई देखकर सुमित्रा और उसकी भाभी आरोही एकदम हैरान रह जाती हैं। अरे ये क्या झरना, तुम तो दिन ब दिन मोटी ही होती जा रही हो, और अब तो पहचान में भी नहीं आ रही। शादी को ठीक से 6 महीने भी नहीं हुए हैं और अमीर ससुराल में जाकर ये हाल है तुम्हारा। वाह, क्या बात है। अब एक खाते पीते घर में शादी हुई है मेरी। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तुझे यहाँ मायके में हम जेल के कैदियों की तरह खाना देते थे। अरे नहीं माँ, वैसी बात नहीं है। सब समझती हूँ मैं। चल, अब आ गई है तो खाना खा कर ही जाना। अरे नहीं माँ, मैंने अभी अभी 3 बर्गर, एक ब्लूबेरी पेस्ट्री, कोल्ड कॉफी और थोड़े फ्रेंच फ्राइज खाए हैं। और मैं यहाँ पास में ही एक मॉल में शॉपिंग करने आई थी, इसीलिए सोचा कि यहाँ पास में आ ही गई हूँ तो आप लोगों से मिलकर ही चली जाती हूँ। चलो अच्छा किया, लेकिन तुमने एक साथ इतना सब कैसे खा लिया? अपने खाने पीने पर जरा ध्यान दिया करो। इतना बाहर का खाना खाना सही नहीं होता, खास करके इस बरसात के मौसम में। ओफो भाभी, मैंने किसी ठेले का खाना थोड़ी ना खाया है। मैं तो एक महंगे बर्गर शॉप में गई थी और वहां पर सब कुछ एकदम फ्रेश रहता है। फिर भी झरना, आखिरकार वो सब एक फास्ट फूड ही है ना। और बुरा मत मानना, बस तुम्हारी सेहत को लेकर कह रही हूँ। अरे आजकल कब कौन सी बीमारी हो जाए कोई बता नहीं सकता। हाँ भाभी, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अब सारी बातें यही खड़े होकर ही करना है क्या, या अंदर आकर बैठेगी भी? हाँ माँ, चलो और एसी ऑन कर दो, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। अरे बेटा, वो एसी खराब हो गया था, इसीलिए उसे फेंक देना पड़ा। लेकिन जब तेरे भाई अंकुश को इंसेंटिव के पैसे मिलेंगे ना, तब हम एक नया एसी लगवा लेंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है। हे भगवान, पता नहीं आप सभी लोग बिना एसी के कैसे रह लेते हो। मुझे तो कोई समझ ही नहीं आता, क्योंकि मुझसे तो बिना एसी के रहा ही नहीं जाता। ये तुम क्या कह रही हो झरना? बाहर का मौसम कितना ठंडा हो चुका है और तुम हो कि इतने ठंडे मौसम में भी एसी की हवा खाना चाहती हो। हाँ भाभी, अब मेरे ससुराल में 24 घंटे एसी ही ऑन रहता है ना, इसीलिए मेरे लिए एसी के सिवाय रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। गजब है। वैसे माँ, अब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो आप मेरे लिए वो अपने हाथ के मूली के पराठे बना दो और उसके साथ में चाय भी बनाना, और साथ में पनीर के पकोड़े भी। अरे, अभी 2 मिनट पहले ही तुम तो खाना ना खाने की बात कर रही थी ना, और अब अचानक से ये फरमाइश। अरे कोई बात नहीं, अब इसे यहाँ आने पर मेरे हाथ का खाना खाने का मन हो गया तो मैं इसके लिए वो जरूर बनाऊंगी। तू बैठ बेटा, मैं फटाफट से चाय, पराठे और पकोड़े बनाकर लाती हूँ। फिर झरना मजे से वो सब खाती है
और उसे इस तरह सारा खाना झट से सफा चट करते हुए देखकर आरोही और सुमित्रा को बड़ी हैरानी होती है। झरना का दिन ब दिन इतना ज्यादा खाना खाना देखकर संकल्प भी अब चिंतित होने लगता है, क्योंकि शादी के 6 महीने में ही उसने इतना ज्यादा वेट गेन कर लिया होता है। ये क्या है झरना? तुमने हम सबके साथ 9 बजे डिनर कर लिया था और अब फिर से 12 बजे तुमने शेफ से ये पास्ता बनवा लिया। अरे ये भी कोई खाने का समय है क्या? पता नहीं संकल्प, लेकिन आज मुझे डिनर के बाद भी पास्ता खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी और इसीलिए मैंने ये बनवा लिया। लेकिन मानना पड़ेगा, हाँ, आज तक का बेस्ट पास्ता बनाया है हमारे शेफ ने। लो ना, तुम भी एक बार चख लो। नहीं झरना, मुझे नहीं चखना ये, तुम ही खा लो। अच्छा ठीक है बाबा, मत खाओ। झरना का मोटापा तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो इसकी सेहत भी खराब हो सकती है। इसीलिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। ऐसे ही अब ससुराल में जितना भी खाना बनता है वो आधा झरना ही खा जाती है, जिस कारण शेफ को एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ता है। मधुलिका, हमारी बहू को ये क्या हो गया है? शुरू शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन अभी तो वो कुछ ज्यादा ही खाने लगी है। मुझे गलत मत समझना, मैं उसके खाने को टोक नहीं रहा, लेकिन इतना ज्यादा खाना, वो भी मोस्टली अनहेल्दी खाना, ये तो सही नहीं है ना। जाने दीजिए ना बलदेव जी, उसमें क्या होता है? अब नहीं खाएगी तो बुढ़ापे में खाएगी क्या? वो पहले ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आई है, तो उसे वहां पर ना जाने कितनी बार अपनी इच्छाओं को मारकर खाने पे कंट्रोल करना पड़ा होगा। मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ मधुलिका, कि अब उसे अपने अमीर ससुराल में उसकी मर्जी का सारा खाना खाने का मौका मिल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर चीज नियमित रूप से ही करनी चाहिए, फिर चाहे वो भोजन हो या कुछ और हो। हद से ज्यादा की जाने वाली चीजें अक्सर हानिकारक साबित होती है और ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। वो सब तो मैं अच्छे से जानती हूँ जी, लेकिन अभी ये समय नहीं है उसे टोकने टाकने का। उस बेचारी को जो करना है करने दो। आप भी उस संकल्प की तरह ही हो, जब देखो तब टोकते रहते हो। अरे लेकिन ये मधुलिका भी ना मेरी कोई बात समझ कर ही नहीं लेती और फिर बाद में पछताती रहती है। अब इसे कौन समझाएगा कि झरना को खाने के चक्कर में यहाँ वहां की तो क्या, खुद की भी कोई खबर नहीं रहती। जरूरत से ज्यादा खाना ना सिर्फ शरीर को बीमार करता है, लेकिन वो आदमी को मानसिक रूप से भी बीमार कर सकता है। एक तरह से बुरी आदत लग जाती है, लेकिन ये लोग इस बात को कब समझेंगे क्या पता। फिर कुछ दिनों के बाद, हाँ माँ जी, मुझे अपने मायके जाना है कुछ दिनों के लिए, तो क्या मैं जा सकती हूँ क्या? बिल्कुल झरना, तुम्हें जितने दिनों के लिए जाना है तुम जा सकती हो, लेकिन बस अपना ख्याल रखना और कुछ रहे तो मुझे कॉल कर देना। थैंक यू सो मच माँ जी, आप फल की बेस्ट सास हो। लेकिन झरना, तुम अचानक से मायके क्यों जा रही हो? क्यों जा रही हो मतलब? अरे बाबा, मैं बस थोड़े ही दिनों के लिए अपने माँ भाभी और भैया के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ, इसीलिए जाना है मुझे। और तुमने ही तो कहा था ना कि जब भी मुझे वहां जाने का मन करे तो मैं वहां पर जा सकती हूँ, और अब तुम ही मुझे पूछ रहे हो कि मुझे क्यों जाना है। अरे नहीं बाबा, मैं उस वे में नहीं पूछ रहा तुमसे। मुझे लगा कि तुम अचानक से वहां पर जा रही हो, तो वहां पर तुम्हारा कुछ जरूरी काम होगा। वैसे कोई बात नहीं, तुम अपने मायके जा सकती हो। ठीक है, तो मैं अभी सारी पैकिंग कर देती हूँ, फिर तुम मुझे वहां पर ड्रॉप कर देना। पैकिंग? लेकिन तुम ऐसे कितने दिनों के लिए जा रही हो वहां पर? यही लगभग 15 से 30 दिनों के लिए। लेकिन झरना, 15 से 20 दिन कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे क्या? अरे बाबा, एक हफ्ता ही रहो ना, फिर वापस आ जाओ यहाँ पर। नहीं संकल्प, अगर मैं वहां पर एक हफ्ता ही रहकर आऊंगी तो मुझे ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं वहां पर रहकर आई हूँ। लेकिन अगर मैं वहां पर 15 से 20 दिन रहकर आऊंगी तो मेरा मन भी भर जाएगा और मुझे अच्छा भी लगेगा। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, एकदम सही कहा तूने। और संकल्प बेटा, इसे जितने दिनों के लिए जाना है जाने देना,
ठीक है माँ, कोई बात नहीं। इस तरह से झरना झट से सारा सामान पैक कर लेती है और वो अपने मायके पहुंच जाती है। बहुत अच्छा किया जो तू घर आ गई। अब हम सब तेरे साथ अच्छा खासा समय बिता पाएंगे। हाँ माँ, पर आप मुझे अपने हाथ के बने सारे बेहतरीन पदार्थ बनाकर खिलाना। ठीक है मेरी लाडो रानी, जरूर खिलाऊंगी। बड़ा प्यार बरस रहा है अपनी मोटी बेटी पर। अमीर ससुराल में जाने के बाद ये तो पागलों के जैसे खाने पीने लगी है, और अब इसके आने से मेरा काम और बढ़ जाएगा। ये बुढ़िया तो कुछ करने से रही, सारा काम मेरे ही माथे मारेगी। वही दूसरी तरफ उसके ससुराल में। और संकल्प बेटा, आ गया तू झरना को छोड़कर? हाँ माँ, झरना को मायके गए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, और ऑलरेडी मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। उसके साथ रहते हुए मुझे उसकी आदत सी हो चुकी है। समझ सकते हैं बेटा, झरना बहू शादी के बाद जब अपने मायके गई है तो वो केवल उनसे मिलने ही गई है, लेकिन आज पहली बार इतने लंबे समय के लिए रुकने वाली है वहां पर, और इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। पर अब उसे भी अपने परिवार का साथ चाहिए होगा ना। तुम तो यहाँ हमारे साथ ही रहते हो, लेकिन वो तो यहाँ पर अपने परिवार से अलग रहती है ना। हाँ माँ, वो तो है। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी छुपी है, इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसे वहां पर जितना दिन रहना है वो रह सकती है। मायके में रहते हुए अब झरना बिना कुछ सोचे समझे हर वक्त ढेर सारा खाना ही खाती रहती है, जिससे उसके मायके वाले हैरान रह जाते हैं। अरे वाह भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने स्वादिष्ट कटलेट भी बनाती हो। मैं तो इसे और खाऊंगी। दो ना आप, इसे देख क्या रही हो? हाँ, भी देती हूँ झरना। अरे बेटा, जरा आराम से खा। और नहीं तो क्या, ऐसी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है तुम्हारी? हाँ बाबा। वाह भाभी, ये बसंती पुलाव तो बहुत ही यम्मी बना है, लेकिन आपको ये बनाना कैसे आता है? वो मेरे मायके में बंगाली पड़ोसन रहा करती थी, और उसी आंटी ने मुझे ये बंगाली पुलाव बनाना सिखाया। अमेजिंग भाभी। वैसे जब आपकी शादी हो गई थी, तुरंत उसके 2 से 3 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई, इसीलिए मुझे आपके साथ इस घर में वक्त बिताने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं आपके हाथ के बने सारे बेस्ट डिशेस जरूर खाऊंगी। ठीक है झरना, जरूर। आरोही का काम अब पहले से और बढ़ जाता है। फिर जब वो अपनी सहेली संजना से बात करती है तभी, अरे क्या आरोही, आजकल तो तुझे जब देखो तब तू किसी न किसी काम में ही लगी रहती है। अरे हालत ही वैसी हो गई है बहन। मेरी मोटी ननद के आने से मैं पतली होने लगी हूँ। घर में एक सदस्य बढ़ गया है, लेकिन खाना मुझे 3 गुना ज्यादा बनाना पड़ रहा है। क्या? और नहीं तो क्या। अरे वो अब पहले जैसी नहीं रही। उस अकेली को ही 3 लोगों जितना खाना लगता है। उसने तो मेरी नाक में दम करके रखा है यार। और उसके आने से मेरी लाइफ की बैंड बज गई है। तो एक काम करना, कोई ना कोई बहाना करके तू भी अपने मायके चली जा। फालतू में इतनी मजदूरी करने की क्या जरूरत है? अरे ये सब कहने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल है। मेरे मायके वाले भी कुछ कम नहीं हैं। वो लोग तो मुझे वहां पर 2 दिनों से ज्यादा रहने भी नहीं देंगे। कहेंगे कि बहुधर्म निभाना बहुत जरूरी होता है, और मायके में इतने दिन रहना शोभा नहीं देता। हे भगवान, अब क्या ही बोले इस पर। छोड़ना, अब बस भगवान से यही दुआ कर कि मेरी भैंस जैसी ननद जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। भाभी, आरोही झट से घबरा कर पीछे की तरफ मुड़ती है, और झरना को सामने देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। हे भगवान, कहीं इस मोटी ने मेरी बात तो नहीं सुन ली ना। अब मैं क्या करूं? बोलो ना झरना, क्या हुआ है? मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी भाभी, और अब मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। झरना, मुझे माफ कर दो झरना। जैसे तुम्हें लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो मैं तो, क्या भाभी आप भी, आपने अकेले अकेले ही भैया के साथ मूवीज की टिकट्स बुक कर ली, लेकिन अब मैं भी आ गई हूं ना, तो मुझे भी आप अपने साथ लेकर चलिए ना। मुझे भी आप दोनों के साथ घूमना फिरना है। अच्छा, तो तुम इस बारे में बात कर रही थी?
हाँ भाभी। क्यों? आपको किस बारे में लगा? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। और वो मूवीज की टिकट्स मैंने नहीं, अंकुश ने ही अपने फोन से बुक की हैं। और वो भी तुम्हारे आने से पहले ही बुक कर दी उसने। माफ करना हो, हमें नहीं पता था कि तुम आने वाली हो। पर अब जब तुम आ गई हो तो डोंट वरी, तुम भी हमारे साथ चलोगी। खुश ना? हाँ भाभी, बहुत खुश। अब झरना अंकुश और आरोही के साथ थिएटर चली जाती हैं, जहां वो पूरा पॉपकॉर्न का बकेट एक झटके में ही खत्म कर देती हैं। अरे ये क्या, अभी 5 मिनट पहले तो इसमें ढेर सारे पॉपकॉर्न थे। पूरे 500 रुपए का मंगवाया था, और इस भुक्कड़ ने तो इसे भी खा लिया। इतनी मुश्किल से तो कभी कभार हम दोनों मियाँ बीवी घूमने जाते हैं, और आज उसमें भी एक गेंडे कबाब में हड्डी बनकर आई है। ननन नहीं, आफत है या आफत। सॉरी भाभी, वो मैंने सारे पॉपकॉर्न खा लिए। वो क्या है ना, कैरेमल फ्लेवर मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं झट से सफाचट कर गई इसे। कोई बात नहीं झरना। हाँ झरना, मैं अभी दूसरा बकेट लेकर आता हूँ। तब तक तुम दोनों मूवी देखो। ठीक है भैया, जल्दी आना। झरना के आने के कारण अब दिन ब दिन घर खर्च बढ़ता ही जाता है। फिर एक रोज जब घर पर आरोही की सहेलियां आती हैं, तभी, यार आरोही, बहुत भूख लग रही है यार, कुछ खिला देना। इतनी भुक्कड़ है रे तू। अरे लेकिन उसमें क्या होता है, ये तुम्हारा ही घर है गाइस। और तू रुक बहन, मैं अभी फटाफट पराठे बनाकर लाती हूँ। मसाला तो तैयार रखा है, बस गर्मा गर्म पराठे बनाने पड़ेंगे। तब तक तुम दोनों चाय पियोगी ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो चाय जरूर पीऊंगी। नहीं नहीं, मुझे चाय वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। बस तू मस्त पराठे बना दे, फिर मैं वो पराठे अचार के साथ खाऊंगी। अरे क्या तू भी, चाय पीने में क्या हर्ज है? अरे तू ही पीती बैठ, मुझे नहीं पीनी चाय। फिर जब आरोही रसोई में आटा लेने जाती है, तभी सारा आटा खत्म हो चुका होता है। देखिए ना माँ जी, 1 महीने का राशन 1 हफ्ते में ही खत्म भी हो गया। ना तो तेल बचा है ना ही आटा, और अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं जो हम ये सारा सामान फिर से लेने जाए। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। माफ करना माँ जी, लेकिन ये सब झरना के कारण ही हुआ है। उसके आने से ही हमारा राशन इस तरह फट से खत्म हो गया। जहाँ हमारे घर में एक टाइम की 6 से 7 रोटियां बनती थी, वहीं पर अब हमें 16 से 17 रोटियां बनानी पड़ रही हैं। दूध वाले का भी बिल कितना बढ़ गया है। ये झरना तो तीनों टाइम दूध पीती रहती है। घर के सारे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ आते ही खत्म कर देती है वो। माना कि वो अमीर ससुराल जाकर ज्यादा खाने पीने लगी है, लेकिन अपने गरीब मायके में उसे थोड़ा सोच समझ कर खाना चाहिए ना। अब आप ही देखिए, बाहर मेरी सहेलियां आकर बैठी हैं, और मैं उन्हें एक पराठा तक नहीं बनाकर दे सकती, क्योंकि घर पर कुछ भी नहीं बचा है। अरे लेकिन तू झरना के बारे में इस तरह से क्यों बोल रही है? वो इस घर की बेटी है। और खबरदार, जो फिर से तूने उसके बारे में इस तरह की बातें की तो बेवकूफ कही की। मैं अभी जाकर हमारे गली के किराने वाले से कह देती हूँ कि वो आकर घर में थोड़ा राशन देकर जाए। उधारी पर दे देगा वो। और अभी के लिए तो बाहर से कुछ मंगवा कर खिला दे अपनी सहेलियों को। बस अब वही करना रह गया है माँ जी। अरे उधार का राशन लेकर हमारा ही नाम खराब हो जाएगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इस घर में आखिर क्या चल रहा है। फिर आरोही बाहर से ही समोसे कचौरियां मंगवाकर अपनी सहेलियों को खिलाती है। वही सुमित्रा उधारी पर राशन मंगवाती है। ऐसे ही एक रोज, अरे झरना, जब भी मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ तब तुम कुछ ना कुछ तो खाती ही रहती हो। और अब ये पिज्जा, ये तो तुमने 2 दिन पहले ही खाया था ना। और कितना खाओगी तुम बाहर का? इट्स ओके बाबा, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। और ये वाला पिज्जा तो मेरे घर के पास ही मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ रहते हुए इसे खाने के मजे उठा रही हूँ। फिर वहां आने के बाद मुझे ये थोड़ी ना खाने को मिलेगा। झरना का इतना एक्स्ट्रा खाना पीना देखकर संकल्प को उसके मायके वालों की चिंता होने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो लोग पड़ोस के फंक्शन में जाते हैं, और वहां पर फंक्शन छोड़कर
झरना बस फूड काउंटर पर बैठकर सारा खाना खाने के पीछे ही लगी रहती है और ये देखकर मोहल्ले की औरतें हैरान रह जाती हैं। ए राम, सुमित्रा बहन, हमें लगा था कि अमीर घराने में ब्याह होने के बाद तुम्हारी बेटी के ठाट बाट बदल जाएंगे और वो एकदम मॉडर्न और हाईफाई स्वभाव वाली हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। हाँ बहन, ये तो यहाँ पर ऐसे खाना खा रही हैं जैसे इसे बड़े दिनों से खाना ही नहीं मिला है। अरे अमीर घरानों में जाकर लोग सुधर जाते हैं, लेकिन यहाँ तो झरना की हरकतें और भी करने लगी है। क्यों माँ जी, क्या हुआ अब? हुई ना शर्मिंदगी? फिर घर जाने के बाद झरना को एसिडिटी हो जाती है और तभी, अरे माँ, मुझे आपका वो मैजिकल काढ़ा बना कर दो ना, जिसे पीने से एसिडिटी का नामो निशान मिट जाता है। क्या तो भी बेटा, अरे तुझे इतना खाने के लिए किसने कहा था फिर? अगर तू इतना खाएगी तो लोगों की बुरी नजर लगेगी। थोड़ा नियमित रूप से खाया करना। अच्छा ठीक है माँ, अब आप लेक्चर मत दीजिए और प्लीज मुझे जल्दी से काढ़ा बना कर दीजिए। दिन ब दिन बढ़ते खर्चों के कारण वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही एक रोज जब संकल्प झरना से मिलने उसके मायके आता है, तभी वो बाहर से ही अंकुश और सुमित्रा की बातें सुन लेता है। मुझे बहुत चिंता हो रही है माँ, मैंने हिसाब किताब कर लिया है, लेकिन अब सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और अब तक तो हम 2 बार किराने की दुकान से सारा सामान उधारी पर लेकर आए हैं, लेकिन वो लोग भी बार बार हमें कितनी बार उधारी देंगे? मेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है जितनी झरना की खाने की फरमाइशें रहती हैं। कैसा भाई हूं मैं, अपनी बहन के लिए मैं इतना भी नहीं कर पा रहा। ऐसा मत सोच बेटा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमारे पास में ही एक भोजनालय है, तो मैं वहां जाकर रोटियां बनाने का काम कर लूं क्या? या फिर मेरे 2-3 जेवरात पड़े हैं, तो उन्हें गिरवी रखकर राशन लेकर आए। अरे नहीं माँ, ये आप क्या बोल रही हो? ये सब बिल्कुल मत करो। मैं हूं ना कुछ तो जरूर करूंगा मैं। झरना के कारण उसके मायके वालों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं। नहीं नहीं, मुझे ये सब ठीक करना ही होगा। फिर संकल्प फौरन झरना को कॉल करके बाहर मिलने बुलाता है और अंकुश और सुमित्रा की बातचीत के बारे में वो झरना को सब बता देता है। और ये सब जानने के बाद झरना को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। हे भगवान, खाने के पागलपन में मैं ये बात तो भूल ही गई कि मेरा मायका मेरे ससुराल जैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा भैया तनख्वाह पर है और यहाँ घर में उतना हाईफाई खाना नहीं बन सकता। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मेरे कारण मेरे घर वालों को कितनी दिक्कत हुई है। देखो झरना, इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। अरे वो लोग तो तुम्हारी फरमाइशों को अब भी पूरा करने के पीछे हैं। अब जाओ, तुम्हें ही उनसे जाकर माफी मांगनी होगी। बिल्कुल संकल्प। फिर झरना अपने मायके वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में मुझे इस बात की खबर ही नहीं रही कि मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ के हालात कैसे हैं। लेकिन फिर भी इतनी कठिनाई के बावजूद आप लोगों ने मुझे इतने दिनों तक जो मन किया वो सब खाने को दिया। जहाँ मैंने चाहा वहाँ लेकर चले गए और इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, मुझे इतना निस्वार्थ प्यार करने के लिए। लेकिन अब से मैं नियमित रूप से ही खाना खाऊंगी और खाने के क्रेविंग में इतनी पागल नहीं हो जाऊंगी, क्योंकि स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। अरे नहीं बेटा, तुझे इन सब के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुझे इस बात का एहसास हो गया कि अधिक खाने का सेवन तेरी सेहत के लिए बुरा हो सकता है और ये बहुत अच्छी बात है। मायके वाले उसे माफ कर देते हैं और झरना अपना एक्स्ट्रा खाना पीना कम कर देती है और वो अपने परिवार वालों के साथ खुशी से रहती है।